हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो क्लास 10th के विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा खास होने वाले, क्योंकि आज हम लोग आप लोग का सोशल साइंस का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोग का स्पेशल देखेंगे भूगोल का, और इसमें जिस जिस प्रकार के एग्जाम में पूछे गए हैं उस प्रकार के सवाल देखेंगे। ये कई सालों से पूछे जा रहे हैं, प्लस मॉडल पेपर में भी ये सवाल था, तो आप लोगों के लिए ये सवाल जरूर इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए क्या है दोस्तों। पहला सवाल हम लोग का कि लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है। तो देखिए क्या है, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु में परिवर्तनों के कारण रवेदार एवं कायांतरित सैलों जैसे के टूटने फूटने से बनते हैं। कैसे बनता है कि लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण। कब? जब रवेदार एवं कायांतरित सेल टूट फूट जाते हैं तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। इस मिट्टी में क्या होती है? सिलिका एवं आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। और जो लाल मिट्टी होती है अम्लीय प्रकृति मतलब खट्टे प्रकृति की होती है। कभी चख के देख लेना। और पानी के संपर्क में आने पर यह पीली दिखाई पड़ती है। लाल मिट्टी जब पानी के संपर्क में आती है ना दोस्तों, तो क्या हो जाता है? पीला कलर का हो जाता है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जलोढ़ मृदा के मुख्य विशेषताओं को लिखिए। जलोढ़ मृदा का मुख्य विशेषता क्या देखे? तो जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे तो एक सवाल इससे जरूर रहेगा। देखिए क्या है, जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। आपको पता है जलोढ़ मृदा क्या होता है? जो नदी द्वारा, ठीक है, जो नदी द्वारा मिट्टी बहाकर लाया जाता है और चारों तरफ फैल जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और इसके आसपास दोस्तों जो रिवर साइड में लोग रहते हैं वहाँ खेती भी करते हैं, और यहाँ बहुत अच्छा उपज होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा फसल होता है। आप लोग अगर कोई नदी साइड में रहते हो तो कमेंट करके बोलना कितना अच्छा उपज होता है वहाँ पर, क्योंकि वो जलोढ़ मृदा होती है, नदी द्वारा मिट्टी को बहा कर लाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस तथा चूना पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? पोटास रहता है, फास्फोरस रहता है, ज्यादा चूना रहता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार के खाद देने का भी जरूरत नहीं पड़ता, मतलब खाद का सारा सामान ऐसे ही पहले से ही उसमें उपलब्ध रहता है। जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जाती है। इस मृदा में रेत, सिल्ट व मृतिका भिन्न भिन्न अनुपात में पाई जाती है। रेत मतलब जानते हैं बालू होता है, और मृतिका मतलब होता है दोस्तों मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं, जो एक मिनिमम साइज का होता है, वो उसको मृतिका बोलते हैं। तो अलग अलग अनुपात में पाया जाता है, इसलिए ये मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ बनाती है वहां पर। ठीक है, अगला सवाल और ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों कि परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो क्या है। परंपरागत ऊर्जा साधन, परंपरागत ऊर्जा साधन का उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। परंपरागत मतलब एक परंपरा चली आ रही है, ठीक है, एक सदा परंपरा चली आए। जैसे परंपरा क्या, लकड़ी से बहुत पहले से खाना बन रहा है ना, तो एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। उपला जिसको आप लोग जानते हैं ना, गोईठा बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट करके लिखना। तो उस उपले का प्रयोग भी खाना बनाने में प्रयोग होता है, ठीक है, उसको जला करके। और बहुत सारे ऐसे दोस्तों है जिसका मतलब बहुत पहले से यूज होता आ रहा है, मतलब आदिकाल से उसका यूज होता आ रहा है, उसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बट गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत साधन का उपयोग हाल ही में शुरू हुआ है। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा आप लोग कितना बचपन से में देखे थे, नहीं देखे थे, ये हाल ही से कुछ वर्षों से शुरू हुआ है इसका प्रयोग, ठीक है, पहले इसका पता नहीं था। इस प्रकार का जो होता है जो हाल में शुरू किया गया है, ठीक है, जिसका टेक्निक पहले नहीं पता था, उसको हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। और जो एक परंपरा से चली आ रही है हम लोग पहले से, उसे हम लोग बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे ये अंतर है। और साथ में दोस्तों क्या है, देखिए ये सीमित मात्रा में है, यानी जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। और दोस्तों जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, लकड़ी सीमित मात्रा में ना, कि पेड़ पौधे सीमित मात्रा में है, अब नहीं लगोती तो खत्म ही हो जाएंगे ना। कोयला भी कह सकते हो, कोयला के एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि वो भी सीमित मात्रा में, इसका सदियों से उपयोग होता आ रहा है, लेकिन इनकी मात्रा असीमित होती है जो गैर परंपरागत है। क्योंकि इसमें सौर ऊर्जा का निर्माण तो हमेशा होता है, जब तक सूरज रोशनी देंगे तब तक हम लोग का ये ऊर्जा मिलता रहेगा, ठीक है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम रहेगा। समझ गए? आगे तो क्या है, ये प्रदूषण फैलाते हैं। दोस्तों लकड़ी को जलाओगे तो धुआं तो होगा ही ना, बिल्कुल। जब भी अंतर बोलेगा तो इस प्रकार से आप लोग लाइन दे देना और लिखना, ठीक है। ये प्रदूषण फैलाते हैं जबकि ये प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। सौर ऊर्जा प्रदूषण फैलाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लकड़ी को जलाओगे तो धुआं निकलेगा या आंख जल जाएगा, आंख से आंसू निकल आएगा खाना बनाते बनाते, फिर खाना क्या खाओगे? देखो अगला क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या पता? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब का बहुत पहले से यूज होता आ रहा है ना, ये क्या है सब? ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ये सब क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। पढ़ लो, बहुत आसान सवाल है, पढ़ लोगे ना तो रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य है? तो देखो वर्षा जल संग्रहण के निम्नलिखित उद्देश्य है। क्या क्या? वर्षा जल संग्रहण के द्वारा भूमि के जल स्तर को ऊंचा बनाए रखना। वर्षा जल को मान लो आप कहीं इकट्ठा करके रखते हो, ठीक है,
तो क्या यहाँ पर भूमि का जलस्तर ऊंचा रहेगा ना। अगर वर्षा जल यहाँ पर मान लो यहाँ वर्षा जल इकट्ठा, यहाँ वर्षा जल नहीं है, तो यहाँ पर भूमि का जो जल स्तर है, ठीक है, वो बहुत नीचे आ जाएगा, मतलब इसको बहुत नीचे खोदोगे तब जाके जल। लेकिन यहाँ तो जल पहले से इकट्ठा है, तो इसका तो जल स्तर यहाँ पर बना हुआ रहेगा ना, मतलब ज्यादा जल सूखेगा ही नहीं, भूमि भी एकदम भीगा हुआ रहेगा। तो क्या हुआ रहेगा इससे, वर्षा का जलस्तर, मतलब वर्षा का जल संग्रहण करके भूमि के जलस्तर को क्या ऊंचा बनाए रखना, ताकि बहुत नीचे नहीं चल जाए जलस्तर। दैनिक जीवन में पानी की आवश्यकता पूर्ति करना, और दोस्तों वर्षा का जल हम लोग संग्रहण करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर रखते हैं, तो हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, जैसे नहाने का पानी में, धोने का पानी में आदि में इसका यूज कर सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण के द्वारा कृषि में पानी की कमी को दूर करना, और वर्षा जल जब संग्रहित करोगे दोस्तों, एक साथ जमा करोगे, तो जब खेती करोगे उसमें सिंचाई कर सकते हो, जो पानी की कमी दूर हो, पानी की कमी जो होती है वो दूर हो जाएगा, सिंचाई कर सकते हो, खेत मतलब फसल उगाने के लिए। तो कृषि में पानी की कमी जो होता है वो दूर हो जाएगा, कैसे, वर्षा जल संग्रहण करके रखोगे तो उसे सिंचाई कर पाओगे। गर्मी के दिनों में पानी की कमी को दूर करना, गर्मी के दिनों में दोस्तों जानते हैं हर जगह सूख जाता है, ठीक है, जलाशय सूख जाता है, तो वही वर्षा के पानी को इकट्ठा करके रखते हो तो वही आप लोगों का काम आता है ना, तो ये चीज है। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो जल दुर्लभता, नाम से पता चला दुर्लभ हो जाएगा भाई साहब, पानी को देख भी नहीं पाओगे। तो देखो क्या, हमारे मूल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जल का अभाव होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता क्या होता है, हमारी मूल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए जो जल की कमी हो जाती है ना, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल दुर्लभता बोलते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है, क्या क्या कारण है भाई साहब, देख लो। सबसे पहला कारण क्या है कि जल का अत्यधिक दुरुपयोग। बिल्कुल, आप लोग एक गिलास, आधा गिलास पानी पियोगे, एक गिलास ले लोगे, आधा गिलास फेंक दोगे। नहाने जहाँ एक बाल्टी पानी चाहिए आप 3-4 बाल्टी पानी यूज कर लोगे, ठीक है, हालांकि एक बाल्टी में नहा नहीं होता है, 2 बाल्टी, लेकिन आप लोग क्या बहुत पानी बहाते रहते हो, ये सब होता है। पानी ले रहे हो, घर का नल खुला छोड़ देते हो, पानी बह रहा है तो बह रहा है, ठीक है। अभी सरकार पानी दे रहा है ना, तो अभी जो टाइमलाइन वाला तो बहुत कोई खुला छोड़ देते हैं, क्यों, उनको क्या लग रहा है, लेकिन ये जल की बर्बादी ही है ना। समाज में जल का असमान वितरण, कहीं ज्यादा जल मिल रहा है, कहीं कम जल मिल रहा है, इससे भी जल का अभाव हो जाता है। जल प्रदूषण हो रहा है, विभिन्न प्रकार के कूड़ा कचरा जाके जल में डाल दे तो जल प्रदूषण हो रहा है। अब वो जल किसी भी काम का नहीं रहेगा जब जो जल प्रदूषित हो जाएगा। जनसंख्या का वृद्धि होना, जितना जनसंख्या बढ़ रहा है उतना जल का मतलब किल्लत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना जनसंख्या बढ़ रहा है जल का भी मात्रा उतना ज्यादा चाहिए ना, इसलिए जल की कमी हो रही है। और औद्योगिकरण का होना, फैक्ट्री लग रहा है तो फैक्ट्री से कचरे निकल के नदियों में नालों में जा रहा है, ठीक है, जिसको पानी को प्रदूषित कर रहा है, ये तो एक कारण हो गया। फिर फैक्ट्रियों को खुद जल का आवश्यकता पड़ेगा काम करवाने के लिए, तो इस प्रकार ये एक तो जल को खराब भी कर रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जल का उपयोग भी कर रहा है। अगला सवाल है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखो क्या है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या, 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए, 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। और क्या, और समतल भूमि का होना जिसमें पानी जमा रह सके। बिल्कुल, समतल भूमि रहेगा तभी तो पानी जमा रहेगा ना। आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध हो सके, अगर जरूरत पड़े तो आप लोग टाइम टू टाइम सिंचाई भी कर सको, ऐसा मतलब वहाँ होना चाहिए व्यवस्था। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करना, पहाड़ी ढलानों पर धान लगाना चाहते हो, चावल लगाना चाहते हो तो सीढ़ीनुमा खेती करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चावल आप लोग भौगोलिक परिस्थिति की जरूरत है, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और इस प्रकार के और क्वेश्चन चाहते हो एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरह से करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ने जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाना। और आप लोग किस प्रकार के वीडियो चाहते हो कमेंट करके जरूर बोलना, मैं उसी टाइप के वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।